जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज 10 जनवरी 2023 में आज जीडी का एग्ज़ाम्स हुआ है। आई होप सभी बच्चे जानते हैं इस बारे में। तो आज जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हुए हैं, तो जितने क्वेश्चंस मुझे मेरे पास स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों ने ऐसे ही भेज दिया हो, या फिर लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो ठीक ही होंगे। ठीक बच्चों, तो मैं जो इसमें आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, तो केवल ये मैं रिव्यू नहीं करा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो आने वाले अगर जो बच्चे जिनके अभी नेक्स्ट टाइम में जो उनका सेकंड वाले में एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी वाला, तो वो इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएं कि उनके लिए उसमें भी बेनिफिट्स हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिए मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें पहली बात तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस है। ये कोई पर्टिकुलर कोई एक पहली दूसरी, ऑलमोस्ट तीनों शिफ्ट के जो आज के पूरे दिन के जितने क्वेश्चंस रहे हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आगे के एग्जाम्स के लिए वो भी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। राइट, चलिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2017-18 में जो विजय हजारे ट्रॉफी है यहाँ से के विजेता कौन है, यहाँ पे पूछे गए थे। आपसे स्टेट के नाम दे दिए, जैसे कौन कौन से राज्यों के नाम दिए, तमिलनाडु का नाम दे दिया गया था, मुंबई का नाम दिया गया, कर्नाटक का नाम दिया गया, गुजरात का नाम दिया, लाइक दैट इज। तो अगर विजय हजारा ट्रॉफी यदि बात करें वर्ष 2017-18 की, अगर इस टाइम पे पूछा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है बच्चों। कौन सा राइट आंसर है? कर्नाटक। यदि ये पूछा जाता कि विजय हजारा ट्रॉफी यदि कब की बात है कि 2018 और 19 का यदि पूछता, 18 और 19 का यदि ये क्वेश्चन हमसे पूछता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता ना, तो उसके जो विजेता थे फिर वो मुंबई हो जाता। क्या राइट आंसर होता? तब इसका राइट आंसर हो जाता बच्चों मुंबई। अब विजय हजारा ट्रॉफी से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन होने की, मतलब जो आगे आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस में और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस में वो उसी के आसपास के इर्द गिर्द में घूमे, और थर्ड में भी आप देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं आसपास के क्वेश्चंस हैं जो टच हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जैसे विजय हजारा ट्रॉफी से एक या क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए। उदाहरण के तौर पर आप पाएंगे कि एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 की नोट पर किसका चित्र है, और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था जो 50 रुपये का नोट है उसका कलर पूछा गया है। तो इसका मतलब है नोट से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, यानी कि दो अलग शिफ्टों में एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से दो क्वेश्चन देखने को मिले। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, तो विजय हजारा ट्रॉफी से क्वेश्चन तो ये आया था कि ये पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि 2017-18 में विजय हजारा ट्रॉफी के जो विजेता रहे हैं, तो वो कौन सा रहा है बच्चों, तो वो कर्नाटक है। हाँ, अगर 2018-19 का पूछता तो कौन हो जाता है, मुंबई। विजय हजारा ट्रॉफी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, अगर ये पूछा जाए, इसका प्रथम एडिशन हमसे क्या पूछता, प्रथम अगर एडिशन अगर हमसे ये पूछा जाता बच्चों इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाता 2002 और 3 में फर्स्ट एडिशन आया था इसका, 2002 और 2003 में। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ आपको। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? देखो बच्चों, आप ऐसे समझिए सर, पहले मैं इस नृत्य के बारे में, कुचिपुड़ी किस नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है, इसका जो आंसर है वो तो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंसर तो हो गया बच्चों यहाँ पे आंध्र प्रदेश, राइट। लेकिन इसको आप कैसे याद रखेंगे वो समझिए। मैं कह रहा हूँ कि पहले आप नृत्य जान लेते बच्चों। देखो, जो नृत्य है इनको हम दो भागों में रखते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो शास्त्रों, जिनका मतलब शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जिनकी उत्पत्ति शास्त्रों से हुई है। दूसरा, ऐसे ये डांस होते हैं जिनके लिए पर्टिकुलर आपका ड्रेसिंग या फॉर्म्स स्टाइल कुछ पर्टिकुलर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक नृत्य होते हैं जिनको हम बोलते हैं लोक नृत्य। क्या बोला जाता है? लोक नृत्य। लोक नृत्य में कोई विशेष रूल्स तो नहीं होते, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में कुछ पर्टिकुलर लोगों, समुदाय या जनजातियों के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर की यदि मैं बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में एक रऊफ आप नाम सुनते हैं। किसके बारे में? रऊफ। तो जम्मू कश्मीर में रऊफ है। जैसे पंजाब का मान लें गिद्दा हो गया, ठीक है, या भांगड़ा हो गया। तो ये क्या है? लोक नृत्य है। लेकिन क्वेश्चंस क्या है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी बच्चों यह है एक शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य टोटल हैं 8। मुझे लगता है इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके जो कमिंग एग्जाम एसएससी जीडी वाले, उनमें से यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाला है। अब शास्त्रीय नृत्य के टोटल कितने हैं? 8 हैं। अब इन 8 को आप कैसे याद रखेंगे वो समझिए। तो मैं कह रहा हूँ मैपिंग से इसको थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे मान लो कि भारत का मैंने बना दिया है मैप, लाइक दैट इज मान लेते हैं।
ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखो जहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कौन सा कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये वाला। एक नृत्य तो है बच्चों यहाँ पे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक नृत्य यहाँ है तो एक यहाँ पर है और दो नृत्य इस ओर हैं। ये केवल 8 नृत्य हैं। बस हमें इन नृत्यों के जगहों के और नाम याद रखने हैं। ये जो नृत्य है बच्चों, ये वाला नृत्य है यूपी में। कहाँ पे? यूपी। ये कहाँ पर है? असम। ये कहाँ पर है? मणिपुर, मणिपुर। ये कहाँ पर है? ओडिशा में, ओडिशा राज्य में है। सर ये वाला कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये केरल में है। ठीक है, तो जगह तो हो गई ये। अब यूपी में जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक। क्या नाम है? कथक। तो कई बार आप देखते हैं ना यूपी में ज़्यादा भी पान पान वगैरह, यूपी में कत्था, पान चूना वगैरह जनरल यूपी के बारे में ऐसे याद रख सकते हैं। तो कथक यूपी का है। असम का है सत्रिया। असम का क्या है? सत्रिया। मणिपुर का तो मणिपुरी है, मणिपुरी। मणिपुर का मणिपुरी है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य का नाम। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम ही वहाँ का ओडिसी ही है, ओडीसी, ये इसका नाम है। आंध्र प्रदेश का हमसे पूछा गया है, जो यहाँ पर हम देख चुके हैं, कुचिपुड़ी। इसको याद ऐसे रख सकते हैं आंध्र प्रदेश वाले को कि पूरी कच्ची हुई या पकी हुई आने दे, आंध्र प्रदेश से कच्ची पूड़ी आने दे, कच्ची पूड़ी आने दे। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम। अब आप देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ नाट्यम और नाडु लिखा है एक तरह से, तो ये जो टे है बनाया आपने, तो इस तरह से नहीं लग रहा है डे की तरह, तो नाट्यम हो गया। तमिलनाडु से नाट्यम से याद रख लेंगे। जो केरल के हैं, तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके नाम मैं यहाँ बता देता हूँ आपको स्पेस कम होने की वजह से। ठीक, देखो ये जो शास्त्रीय नृत्य केरल वाले, तो एक शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं कलर, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक, और एक है कथकली, कथकली, कथकली। देखो ये यहाँ का ज़्यादा प्रसिद्ध है, कहाँ का? केरल का। तो ये समझ लेंगे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो आई होप अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सर टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो टोटल सर 8 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? यूपी में कथक, असम में सत्रिया, मणिपुर में मणिपुरी, ओडिशा में ओडिसी। आंध्र प्रदेश का तो सर पूड़ी कच्ची हो या पक्की आने दे, तो आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का नाडु से नाट्यम, भरतनाट्यम। केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, उन दोनों से भी कथकली ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, लाइक दैट इज 2 क्वेश्चंस हो गए। ये आए हुए आज के क्वेश्चन से संभावित क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं कि दूसरे शास्त्रीय नृत्यों से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। आगे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आपसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब ये क्वेश्चंस नॉट श्योर है मुझे, मतलब जिस बच्चे ने भेजा इसके बारे में लगभग कुछ उसने जो बात मेरी बात हुई उनसे, तो बस उन्होंने मुझे बस यही बताया था सर जीवाश्म ईंधन के जलाने पर प्रदूषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके था। अब उसको उसकी संख्या को बढ़ाने घटाने से क्या ऑप्शंस रहे थे, ये भी मेरे पास डेटा नहीं आया है। ठीक है, फिलहाल मैं इसका अभी कंफर्म करके इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है, तो ये मार्शल नहीं है, ये मॉश लिखा होगा। ये क्या है बच्चों? ये वो शब्द है मॉश, ये वाला मॉश। तो मॉश, मार्केंशिया, प्यूनेरिया या रिक्सिया, ये जो चारों हैं किसके उदाहरण हैं? राइट, तो मैं आपको जर्नल ये बता दूं बच्चों, तो ये क्या है? ये ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ब्रायोफाइट। ठीक, तो ये ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और यदि मैं आपको बता दूं इसके अलावा यदि मान लो कि ब्रायोफाइट के अलावा 2 से क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी थैलोफाइट्स क्या होते हैं, तो थैलोफाइट के अगर उदाहरण पूछ लिया जाए आपसे, थैलोफाइट्स। ठीक, तो इसके अगर आपसे उदाहरण पूछे जाएगा तो कैलेडोफोरा हो जाएगा, कैलेडोफोरा एक तो ये हो जाएगा बच्चों। एक इसका उदाहरण हो जाएगा कारा, एक यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स।
तो अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाए तो बस इन तीन में से कोई ना कोई जो भी पेयर में मिल जाएगा तो उसका क्या लगा सकते हैं आप, थैलोफाइट्स। केवल ये तीन ही काफ़ी हैं याद रखने के लिए। स्पाइरोगायरा भी एक और आता है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। कभी कभी यहाँ से इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आएंगे वो समझ लीजिए। अगर आपसे आ जाए टेरिडोफाइट्स, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा लग रही मुझे, ठीक। तो यहाँ से एक तो फर्न जो होता है बच्चों, वो भी आपका क्या है, टेरिडोफाइट से जो फर्न है। एक आता है इसमें आपका हॉर्सटेल, ये इसका उदाहरण है। एक मार्सिलिया होता है, मार्सिलिया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो फिर बायो का आपको, देखिए मैं आपको बताऊँ, क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। 11 NCERT में भी वो मिल जाएगा आपको। फिलहाल हमारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन है कि नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया, इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन है तो जो मुझे बच्चों ने जनरली इसके बारे में जो बात बताई है, सर ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था और उसके जो ऑप्शंस में था कि जनरली ये सितंबर की घटना थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो इंडिया को सौंपा एक तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं तो एक तो मोदी जी, ये इसका राइट आंसर था, ठीक। और ये कब सौंपा गया है, ये कब समर्पित किया था, तो ये 2 सितंबर की बात है, 2 सितंबर 2022 की बात है। ये कब समर्पित किया था, 2 सितंबर 2022 में। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर इसका निर्माण पूछा जा सकता है आपसे, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसके निर्माण के बारे में। तो निर्माण से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है। अगर निर्माण से पूछा जाए कि निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो कोचिन शिपयार्ड पर हुआ है। कहाँ पे, कोचिन, केरला में, कोचिन शिपयार्ड, राइट। ये चीज़, इसके निर्माण में लागत पूछी जा सकती है आपसे। दूसरा तथ्य, अगर लागत पूछे जाएगा तो 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है, ठीक। बस इतना याद रख लेंगे इसके बारे में। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया ना, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया था, या तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जल अवतरण किसने किया है, तब भी इसका राइट आंसर क्या है आपका, मोदी जी, राइट आंसर हो जाए नरेंद्र मोदी, ठीक। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे रही थी ये पूरा कंफर्म नहीं था। जिस स्टूडेंट ने मुझे जैसे बताया उसी तरह से मैंने दोनों, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो लैंग्वेज में इसलिए लिखा है कि ये बात समझेंगे। यहाँ पे हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तो देखो संविधान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे संविधान में टोटल अनुच्छेद अगर आपसे पूछे जाएँ तो 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी हैं, अगर यानी कि वो पूछ रहा है कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान की अगर बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन यहाँ से एक तथ्य याद रख लेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है। जबकि वर्तमान में कितना है, हाँ सर वर्तमान में 12 हैं। वर्तमान में कितना हो गई हैं, 12। तो इसका मतलब है पहले 8 थी, अभी 4 और बढ़ गई हैं, तब जाके कितना हो गई, 12 हो गई हैं। तो ये 4 कब कब बढ़ाई गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। तो 9वीं अनुसूची जो है ना, 9वीं, तो समझना 9 बीघा जमीन, तो 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। 9 बीघा जमीन तो भूमि सुधार से रिलेटेड है। भूमि सुधार, कितने बीघा ज़मीन, सर 9 बीघा ज़मीन है। कब जोड़ी गई थी संविधान में, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट। देखो आप शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसको जोड़ा गया था, ऐसे 9वें नंबर की। अगर आपसे 10वीं अनुसूची पूछ ले, 10वीं कब जोड़ी गई थी और किससे रिलेटेड है, तो मैं कह रहा हूँ भाई 10 दल बदल, तो ये दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल। इसका क्या मतलब होता है, मान लो किसी बंदे ने, किसी MP MLA MLC ने कहीं से चुनाव जीता, जीतने के बाद यदि उसको लग रहा है कि यार जिस पार्टी से इलेक्शन जीता इस पार्टी की तो सरकार बन ही नहीं रही है, इलेक्शन जीतने के बाद में वो सोच रहा है कि उस पार्टी जिसकी सरकार बन रही है उसमें मुझे कोई मंत्री पद मिल जाएगा, इस चक्कर में यदि वो अपना दल बदल लेता है तो उस पर लागू होती है ये वाली दल बदल अनुसूची, राइट।
कब जोड़ी गई थी संविधान में? तो ये 52वें नंबर का संविधान में परिवर्तन किया गया था, 1985 में इसको जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं जो अनुसूची है बच्चों वो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत। ठीक, कब जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची? तो अगर कि कब जोड़ी गई है तो उसके लिए दो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि ये 1993 में जोड़ी गई है, या फिर 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ सकता है, 73वां संविधान संशोधन 1992, कभी कभी 92 की जगह डेट 93 भी हो सकती है। उसी तरह से 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? 12वीं अनुसूची तो देखो गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं ना, गांव से शहर, तो पहले 11वीं में गांव आ गया था, 12वीं में नगर पालिका, नगर पालिका से रिलेटेड है, गांव से शहर। ये कब? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी कब हुआ था? 1992 या फिर 93 डेट हो सकती है। इस तरह से आप इसको याद रख लेना, राइट गाइस। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? अब देखो कलिंग युद्ध के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो बच्चों आप जनरली ऐसे फास्टली ऐसे समझ लो कि ये जो जगह है ना ओडिशा वाली, कौन सी जगह सर? ओडिशा में। तो यहाँ का जो क्षेत्र था किसी ज़माने में यहाँ पर एक जगह थी, इसका नाम था कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। तो यहाँ पे इस जगह पर अशोक ने, किसने बच्चों? अशोक। ये कौन से अशोक? सर ये मौर्यों का राजा था, सबसे बड़ा सम्राट है अशोक सम्राट। ठीक, मौर्य वंश का है, मौर्य वंश। तो ये मौर्य वंश का एक राजा था सम्राट अशोक। तो इस अशोक ने क्या किया था? कलिंग पे यहाँ पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से, शिलालेख से जानकारी। तो क्या क्या क्वेश्चन इससे याद रख सकते हैं आप? एक तो ये है कि कलिंग के युद्ध के समकालीन कौन था, तो किसके समय की घटना है? सर अशोक के समय की। इसका राइट आंसर रहा होगा अशोक, यदि अगर ऑप्शन में इस तरह से दिए गए होंगे, राइट। ये जगह है कहाँ पे? तो प्रेजेंट में जो ओडिशा है यहाँ पर ये जगह पड़ती है। और अशोक ने अपनी जब गद्दी पर वो बैठा था राज सिंहासन के 8 वर्ष बाद और 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में यहाँ पर आक्रमण किया। और याद रख लेना यहीं से अशोक का, इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और फिर अशोक ने युद्ध लड़ाई झगड़े छोड़कर धर्म की नीति अपनाना शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित रहता है? ऐसा एक बच्चे ने बताया सर क्वेश्चन 2000 के नोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि 2000 के नोट पर किसका डायग्राम बना होता है। देखो बच्चों मैं आपको जर्नली 2000 से नहीं, मैं आपको याद बता दूं। देखो सबसे छोटा नोट समझते हैं 5 रुपये से। तो 5 रुपये के नोट पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ट्रैक्टर मिलता है हमें दिखता हुआ, किसान समझ लीजिए, एक किसान है जमीन जोत रहा है, ट्रैक्टर को दिखाया जाता है। फिर आता है कौन सा? 10 रुपये का नोट। देखो आपने क्या किया, 10 रुपये लिए और आप एक मंदिर गए, वो भी कहाँ का? कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। अब ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है सर? ओडिशा में है। याद रखने की ट्रिक बताऊंगा कैसे। 5 रुपये पे क्या है सर? 5 रुपये पे तो किसान क्या कर रहा है बच्चों? जमीन जोत रहा है, वो भी बाइक किससे? ट्रैक्टर से। ऐसे याद रखो, ठीक है। 10 रुपये के नोट पे तो मैं कह रहा हूँ भाई 10 रुपये का नोट लिए आप, 10 रुपये लेकर गए मंदिर में, ठीक है। कहाँ गए सर? मंदिर गए। ओके नेक्स्ट समझिए, मंदिर में जाके, जहाँ मंदिर में जब आप गए थे तो वो मंदिर के लिए वहाँ पे 20 रुपये का चढ़ावा पड़ता था, क्योंकि मंदिर में एक गुफा थी वहाँ पे। कितने रुपए? पहले 10 रुपये लगे मंदिर पर जाने के, फिर वहाँ पे क्या क्या था? वहाँ पर एक गुफा में मंदिर थी तो वहाँ पे 20 रुपये का चढ़ावा दिया, समझेंगे। तो कहाँ? एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। ये कहाँ पे है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, ये महाराष्ट्र में ये गुफा पड़ती है, राइट। तो 20 रुपये का जो नोट है उस पर किसका अंकन है? एलोरा की गुफा का अंकन है। इस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है, राइट। देन उसके बाद में आता है 50 रुपये का नोट, मान लो। तो 50 रुपये के नोट पर क्या है बच्चों? हम्पी का रथ। अब सुनिए, 5 रुपये थे आपके पास किसान खेती से रिलेटेड, 10 रुपये का नोट लेकर आप गए कोणार्क सूर्य मंदिर। वहाँ पे आपने वहाँ पे क्या की बच्चों? वहाँ पे आपने मन्नत मांगी है, दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अपनी शादी की। तो 20 रुपये खर्च करने पड़े एलोरा की गुफा में,
तब क्या हुआ, 50 रुपये लेकर अब आप जाते हैं किस पे, रथ पर बैठ के। तो हम्पी का रथ, हम्पी का रथ ये कहाँ है, ये कर्नाटका में है। ठीक, तो 50 रुपये के नोट पर किसका अंकन है, तो हम्पी के रथ का है। तो मैंने कहा था 10 का नोट मंदिर में दिया, 20 रुपये एक क्या किए थे, एलोरा की गुफा में चढ़ाए। देन उसके बाद में आपने क्या मन्नत मांगी थी, शादी की। तो 50 रुपये लेकर आप रथ पर बैठ कर जाते हैं। फिर आता है 100 रुपीज़ पर है बच्चों रानी की बाब, रानी की बाब। ठीक हो, रानी की बावड़ी का मतलब है जैसे कुएं वगैरह होते हैं ना, ये गुजरात में अभी भी वहाँ पर भी बावड़ी या बाब बोलते हैं, वहाँ पे कुओं को है, समझ ली। तो रानी की बाब मतलब एक स्विमिंग पूल समझ लीजिए। ठीक, तो मैंने कहा था 50 रुपये लेकर रथ पर बैठ के गए शादी करने, रानी से विवाह किया, मुँह दिखाई में 100 रुपये दिए। ऐसे याद रख लें जनरली, ठीक है, जनरली बात। तो रानी की बाब कहाँ है, ये गुजरात में वैसे। देन आता 200। देखो बच्चों, अगर 200 रुपये के नोट का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 200 रुपये का जो नोट है इसमें क्या है बच्चों, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है, ये एमपी में, राइट। तो मैं कह रहा हूँ 200 मतलब 2 भाई, 2 के बीच में बंटवारा, साझा नहीं चलता, कहते साझा परिवार में जो होते हैं ना सांची, तो 2 के बीच में सही जब अलग अलग सोच हो जाती है दोनों की तो बंटवारा नहीं चलता। तो सांची का स्तूप है, 200 का मतलब 200 में सांचा नहीं चलता, साझा नहीं चलता, कैसे भी आप चाहो तो याद रख लेना। देन उसके बाद में आता 500। तो 500 रुपये का जो नोट है बहुत बड़ा नोट है, और भारत की अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो फोर्ट है तो वो है लाल किला, लाल किला। सबसे बड़ा नोट 200 500 का तो लाल किला, और फिर आता है उससे भी बड़ा जो नोट है फिर है 2000 का। तो फिर तो बहुत बड़ा नोट हो गया, बहुत दूर की बात करेंगे तो फिर मंगलयान। ठीक ऐसे इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलयान। 5 रुपये सबसे कम रकम है, तो आप सोचिए किसान जैसे लोगों की आमदनी सबसे कम है। 10 रुपये लेकर गए कोणार्क के सूर्य मंदिर में, 20 रुपये का चढ़ावा किया एलोरा की गुफा में, तब जाके शादी की मन्नत मांगी थी। तो 50 रुपये लेकर रथ पर बैठ के 100 रुपये में शादी की, और 200 ने साझा नहीं, 500 रुपये में लाल किला। 500 रुपये का सबसे बड़ा नोट है तो सबसे बड़ा किला भारत का लाल किला। 2000 का और भी बड़ा है, बहुत बड़ा नोट है, तो मंगलयान लाइक दैट इज, ऐसे याद रख लेना। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है अगस्त 2022 के अनुसार, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन जो मुझे बच्चों ने बताया। तो क्वेश्चन ये है कि भाई उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अगस्त 2022 के बारे में पूछा था कि अगस्त 2022 में किसको बनाया गया है। ठीक है, तो अगस्त अगर 2022 का पूछा गया है यदि, तो फिर ऋषभ पंत राइट आंसर होगा। ठीक है, ऋषभ पंत। यदि अगर कब का पूछा है, अगस्त 2022 के अनुसार। यदि अगर नवंबर 2022 में अगर पूछते तो बनाया गया था, कब की बात है, अगस्त की बात है ये। अगर वो पूछता ना आपसे बच्चों के नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में, तो फिर आप जानते होंगे एक लेखक और गीतकार भी हैं, पद्मश्री भी अवार्ड उनको मिला था, आपका प्रसून जोशी, प्रसून जोशी, इनको बनाया गया था। समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए, तो फिलहाल ये है, अगर क्वेश्चन सी अगस्त 2022 के अनुसार आया था तो फिर उसका राइट आंसर ऋषभ पंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता, पहले ही समझो। राष्ट्रपति और आपातकाल, देखो आपातकाल का उल्लेख भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में आप जानते हैं बच्चों टोटल भाग हैं 22। ठीक, तो इन 22 भागों में का एक भाग है भाग नंबर 18। कौन सा भाग, 18, और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है आपातकाल। यहाँ पर है आपातकाल, यानी कि आप ऐसे समझेंगे भारत के संविधान में टोटल भाग कितने, 22 में से भाग नंबर 18 उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360, और इसी भाग का नाम है आपातकाल। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात कौन कौन सा है, एक तो है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। एक आता है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। एक आता है वित्तीय आपात, जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 360 में। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे।
तो ऐसा कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात भारत में लागू होगा तो जो मूल अधिकार हैं, ये भी भाग नंबर 3 है मूल अधिकारों का बच्चों, मूल अधिकार कौन सा भाग है सर, भाग नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में इनका उल्लेख है, किसका, मूल अधिकारों का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों में से एक अनुच्छेद 20 है और एक अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वो अनुच्छेद 20 और 21 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर रहा होगा बच्चों, अनुच्छेद 20 और 21 रहा होगा। एक बार वापस, आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेदों को निलंबित कभी नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा भी, तो अनुच्छेद 20 और 21। भारत के संविधान में भाग टोटल 22 हैं, जिनमें से भाग नंबर जो 18 उसका नाम है आपातकाल, इमरजेंसी, और इसका प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 352 से 360 360। 3 तरह के आपात हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात भी 3 तरह से लगता है बच्चों। फिर होता है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में लगाया जाता है। एक वित्तीय आपात है, जब हमारे देश में खाने की भी कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अगर क्राइसिस आ जाएगा तब वित्तीय आपात, लेकिन आज तक खैर ये नहीं लगाया गया है। मूल अधिकार से रिलेटेड बात करेंगे तो मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 इसके बीच में उल्लेख है। तो इनमें के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और 21, इनको हम कभी भी निलंबित नहीं कर सकते, जबकि इनको छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं, वो भी कब, आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, या तो ये क्वेश्चन आया था, या भारत में पहली जनगणना कब हुई है। ये मुझे जिस बच्चे ने क्वेश्चन बताया था तो उसने ये दोनों क्वेश्चंस इस तरह पे मैंने उनसे पूछा था, उनको डाउट था, जिनसे मैंने ये क्वेश्चंस मालूम किया है। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपको मैं केवल बेसिक ऐसे समझा दूं। यदि क्वेश्चन ये आया था कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, अगर वो पूछ रहा है कि पहली नियमित जनगणना, तो अगर ये क्वेश्चन था तो उसका राइट आंसर होगा 1881, अगर ये क्वेश्चन रहा हो। काल पूछा हो यदि किसके काल में, तो उसका अगर आपसे पूछा ना किसके समय में ये बात की घटना है, तो काल पूछा होगा तो लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड रिपन ये रहा, राइट। और यदि क्वेश्चन आया था कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, भारत में पहली जनगणना यदि क्वेश्चन आया था, तो पहली जनगणना 1872 में हुई है। यदि किसके समय में हुई थी, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इस तरह से इस क्वेश्चन पे डाउट था, तो इस वजह से मैंने ये कर दिया, लेकिन 90% जो मुझे बताया गया तो वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया था, ऐसे लाइक दैट इज यहाँ पे बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखो जो आगे कहा गया है कि सर काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, या तो सर ये क्वेश्चन आया है, या फिर जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य, इनमें से कोई क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर काला घोड़ा कला महोत्सव था तो इस पे डाउट है बच्चों बस, ठीक। तो मुझे लग रहा है इस पे डाउट है, तो जनरली अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मुंबई में। कहाँ पे सर, इसका राइट आंसर है मुंबई, ठीक। अगर जागोई नृत्य आपसे पूछा गया है ये कहाँ का है, तो जो मैं आपको बता दूं जागोई जो नृत्य है ये मणिपुर का एक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स का है और यहाँ से आने वाले भी एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे याद रखेंगे, सुनो। आप मान ले, ऐसा मानकर चलो कि सर ये जो व्यक्ति बनाया मैंने राष्ट्रपति, ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक। अब कह रहा हूँ मैं कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इलेक्शन, अगर इससे रिलेटेड बात करूँ तो 2 तथ्य पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख, एक क्वेश्चन तो ये होता है। तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख। यदि क्वेश्चन ये है आ जाए चुनाव की प्रक्रिया, अगर यह क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो आर्टिकल किस में है बच्चों, 55 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है और 55 में चुनाव की प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से पूरी डिटेल बता दूं, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका जो अपकमिंग भी जीडी का एग्जाम होगा वो आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। सुनिए, आपको ऐसा समझना सर, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है पहले किसके द्वारा होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो कौन कराता है, किसके द्वारा है, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक
मंडल, एक तथ्य तो ये याद रख लेंगे। और ये निर्वाचक मंडल नहीं तो आपका याद रखना है आपको इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, यानी कि चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं, जैसे मान लो आपके गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता होगा, तो ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट कौन डालता है, गांव के सभी सदस्य जाकर वोट डालते हैं। तो वे लोग जो ग्राम प्रधान को वोट डालेंगे उन लोगों का समूह कहलाएगा निर्वाचक मंडल। सेम उसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट डालेंगे उन लोगों का समूह कहलाएगा निर्वाचक मंडल। तो हमें ये पता चल जाए कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो हम बता देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो सुन लो, अगर मैं आपसे बात करूं पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में, तो सुनो बच्चों, तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, राइट। तो इन दोनों सदनों में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। तो दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। संसद के दो सदन यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। उसके बाद में एक वर्डिंग आता है बच्चों विधानमंडल। विधानमंडल के भी दो, वो निर्वाचक है, ये विधानमंडल है, इसके भी ये विधानमंडल क्या होता है, ये राज्यों में होता है, राज्यों की संसद को ही विधानमंडल कहते हैं। इसके भी दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा बच्चों, एक सदन होता है इसका विधान परिषद। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, ठीक, आंध्र प्रदेश में है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो विधान परिषद है जिनके सदस्यों को हम MLC बोलते हैं, ये लोग तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते। हाँ, विधानसभा जैसे यूपी की विधानसभा है, यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं, ठीक, इस तरह से। तो जितने भी राज्यों की विधानसभाएं होती हैं तो इन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, इनके भी निर्वाचित सदस्य ही क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। इसका मतलब समझ में आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे। और आपको पता है बच्चों के जो विधानसभा सदस्य होते हैं इनको कहा जाता है MLA। क्या कहते हैं, MLA। संसद के सदस्यों को MP बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो एक तो MP और एक MLA, और वो भी कैसे, केवल निर्वाचित। यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, इन दोनों के अलावा कोई वोट नहीं डालता। क्या ये बात समझेंगे बच्चों, यहाँ पे इस तरह से आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। पहले ये पता तो हो इंग्लिश चैनल होता है क्या। सुनो, जैसे बच्चों मान लो कि ये हमारा भारत है, ठीक, सुनते रहना। यहाँ पे है श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है आपका मालदीव, यहाँ मिनिकोय, यहाँ पर कावारती, यहाँ पे अंडमान, यहाँ पर निकोबार, ठीक है, समझो। अब यहाँ ये समझा रहा हूँ अभी मैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ। तो श्रीलंका, ये वाला श्रीलंका वाला क्षेत्र हो गया, ये भारत वाला क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में यहाँ की जो जल राशि है, यहाँ पर ये जो जगह है, इसको तो हम कहते हैं पाक जल डमरू, पाक जल डमरू या संधि, ठीक है। अगर इसको अंडमान और निकोबार मान लिया जाए तो इन दोनों के बीच में जो जल राशि है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो, इन दोनों को जो अलग करता है, इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको हम। उसी तरह से आपका जैसा मान लो कि ये हो जाए मालदीव, ये क्या हो जाए, मालदीव, राइट। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, लक्षद्वीप, या लक्षद्वीप का मिनिकोय। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितना डिग्री है, 8 डिग्री चैनल है। समझ में आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से इंग्लिश चैनल कहाँ है ये समझो। तो इंग्लिश चैनल को आपको ऐसा समझना है कि मान लो कि सर ये तो हो गया आपका इंग्लैंड, UK, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर है बच्चों आपका फ्रांस। यहाँ पर क्या है, ये है फ्रांस। तो इन दोनों के बीच में जो समुद्र है ना, ये वाला जो समुद्र है, ठीक, यहाँ ये जो समुद्र है इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल, इस वाले क्षेत्र को। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक तैरकर कौन पार कर गया था, तो भारत की ऐसी प्रथम महिला कौन थी उसका नाम बताना है। समझ में आया यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अब इंग्लिश चैनल समझ में आया, तो किस किस के बीच में, तो आपका ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। और इसको तैरकर पार करने वाली भारत की जो पहली महिला थी उनका नाम था आरती शाह। क्या नाम था, आरती शाह, ये उनका नाम था।
राइट गाइस। और ये आरती शाह ने इसको तैर कर ये पार किया था। और ये कब किया था जनरली, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये 29 सितंबर 1959 को इन्होंने ये पार किया था। और ये भारत की नहीं, एशिया की पहली महिला बनी थी। कहाँ की? एशिया की पहली महिला बनी थी इसी वजह से। बात है यहाँ पे। देन एक भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश। अब समझो ये अक्षांश क्या है। जैसे मान लो ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से यहाँ से एक रेखा जाती है, ये वाली, ठीक है। इस रेखा को कहा जाता है आपका इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या इसी को बोला जाता है विषुवतीय रेखा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब होता क्या है बच्चों कि पृथ्वी पे इसी तरह से इसके पैरेलल समानांतर यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, यहाँ पर ऐसी, लाइक दैट इज, यहाँ पर रेखाएं। उसी तरह से कुछ रेखाएं इधर साइड में भी हैं, यहाँ पर। ये रेखा इसलिए खींची गई है ताकि पूरी पृथ्वी का जो मेजरमेंट है हम बता सकें, किसी भी स्थान की स्थिति का पता कर सकें। तो ये जितनी भी रेखाएं, इन सब रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। क्या ये समझ में अक्षांश रेखा क्या है? ठीक, एक बात। दूसरा यहाँ से ये बात है, मान लो अगर भारत हमारा यहाँ पर है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई भारत के मध्य से, इसका मतलब ये अगर मैं भारत बनाऊं तो कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि ये वाली जो रेखा है ये कौन सी, ठीक। तो ये 23.5 डिग्री की है। कितना? 23.5 डिग्री की अक्षांश है। पहली बात तो भारत के मध्य से कितने नंबर की जाती है? मध्य से जाती है 23.5 की। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तो यहाँ से 8 जाएगी फिर 9 जाएगी, 23.5 की जाती है भारत के मध्य से। और इस मध्य से जो 23.5 रेखा जाती है, इस रेखा का जो नाम है, इस अक्षांश का जो पर्टिकुलर नाम है वो है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। यानी कि सर भारत के मध्य से जो रेखा जाती है उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, लेकिन यह एक अक्षांश है। कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं यदि मान लो, तो पहले नंबर पे तो आता है गुजरात। पहले नंबर पे गुजरात, उसके बाद में आता है राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर उसके बाद में आता है बच्चों पश्चिम बंगाल, फिर आता है उसके बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में जाती है बच्चों ये कहाँ पे? मिजोरम। मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से ये आ जाता है कि सर ये जो आपकी भूमध्य रेखा, ये वाली जो हमारा जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये नदी पूछी जाती है। 2 बार वो यहाँ से निकलती है आपका और फिर ऐसे होकर फिर वापस इधर चली जाती है। तो ये कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है? कितनी बार? 2 बार काटती है। तो महानदी। क्या नाम है? महानदी या माही नदी? माही नदी नाम है। माही नदी दे दो, ऐसे समझ जाएंगे बच्चों। तो माही नदी क्या करती है? इसको 2 बार काटती है। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि पीला ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो आपको मैं पीला ग्रह का जनरली बात बताऊं तो सारे ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी समझ लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़रूरी चांसेस हैं। आपको मान के चलना है कि सर ये हमारा हो गया है सन, इसको मान लेते हैं हमारा सन, राइट। चलो ये हो गया है सन बच्चों। अब क्वेश्चन 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि भाई सन के सबसे पास वाला कौन है, उसके बाद में कौन सा है। तो एक कोड याद रखेंगे। सन के पास से कैसे? 350, 240 अब, ठीक, इतना याद रखें। 350, 240 अब। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहला जो भी आएगा वो 3 नंबर वाला आएगा। ये एक काम करते हैं, इनको मैं, चलिए अब यहाँ से समझ लो, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे इनके बारे में जनरल बात बताऊँ तो ये कोड में इन्हीं में भर देता हूँ। मान लो कि ये हो गया 3, 5, 0, 2, 4, 6 ए और वे, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो हमारा जो ग्रह है सूर्य के पास, इसका नाम है बुध। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है बुध। तो जो सूर्य के जितना पास होगा उसको इसका चक्कर लगाने में उतना ही सबसे कम समय लगेगा। और बुध क्या होता है, ये अगर कलर में बात करेंगे तो इसका होता है भूरा कलर। कैसा होता है ये? भूरा, ब्राउन, ठीक है।
उसके बाद में नंबर 5 पे 5 पे आता है आपका फ्राइडे यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, जो शुक्र है इसका कलर होता है हल्का पीला, यानी कि इसका कलर हो गया है पीला कलर। उसके बाद में ओ का मतलब है गोल, और गोल क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी का जो कलर होता है बच्चों, तो पृथ्वी का कलर होता है नीला और हरा। तो नीला / हरा, तो नीला ग्रह ही जनरल कहते हैं। जो मंगल है, 2 पे आएगा मंगल। मंगल किस कलर का होता है? तो बच्चों ये लाल होता है, लाल ग्रह कहते हैं इसको। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है बृहस्पति, यानी कि इसका नाम हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति का जो कलर है, अगर मैं, तो इसका कलर होता है लगभग गुलाबी। इसका कलर कैसे लिख देता हूँ मैं आपको? गुलाबी। ठीक है, यहाँ लिख दिया। आई होप इसे समझ जाएंगे। नंबर 6 पे आ जाएगा, 6 पे आता है सैटरडे यानी कि शनि। शनि का जो कलर होता है ये सुनहरा पीला होता है, वो आपका हल्का पीला होता है, ये सुनहरा पीला होता है। देखो, तो गोल्डन कलर जनरली आता माना जाता है ये, सुनहरा, ऐसा माने सुनहरा पीला होता है वैसे। ए का मतलब है अरुण, और इसका जो कलर होता है बच्चों, इसका कलर होता है आसमानी, यानी कि लाइटली ब्लू। तो आसमानी समझ लो, आसमानी, क्योंकि बहुत दूर है। उसके बाद में जो आपका वे है, वे का मतलब होता है वरुण, और इसका मतलब भी होता है, इसका कलर भी होता है आसमानी। तो कलर से तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, एक साथ में 2 चीज़ें समझा दी। एक तो कलर हो गए हैं, और आपको ये पता चल गया सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, कौन किसके बीच में है। जैसे बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र आता है, ये पृथ्वी किन के मध्य है? तो मंगल और आपका शुक्र के मध्य है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रख लेना बच्चों। ठीक है, और क्या क्वेश्चन जनरली देखे जाएंगे, तो इनके उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों, अगर इनके उपग्रह से क्वेश्चन आए, तो इस वाले के जो उपग्रह होते हैं, इसका तो 0 है, इसके भी उपग्रह 0 होते हैं, दोनों के पहलों वालों के। पृथ्वी का केवल एक है, वो है चंद्रमा। ठीक, जो 2 नंबर पे आता है, इसके 2 ही होते हैं, याद रखने की भी ट्रिक है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। उसके बाद में जो बृहस्पति है बच्चों, तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो आपका 77 लगभग हो गए हैं, या 79 के आसपास में हैं। इसके कितने उपग्रह हो गए हैं? 79 उपग्रह हो चुके हैं अब तक। अगर मैं आपको सैटर्न की बात करूं, आपका शनि की, तो शनि के जो उपग्रह हो गए हैं वो 82 उपग्रह हो गए हैं, 82, सबसे ज़्यादा शनि के हो चुके हैं। समझ में आ गया यहाँ पे। अरुण के 27 हैं, और जो वरुण है बच्चों, इसके 14 उपग्रह हैं। तो यहाँ से उपग्रह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो कलर का, तो येलो कलर किसका है? तो इसका मतलब हो गया शुक्र का। तो इसका राइट आंसर क्या रहा होगा? शुक्र राइट आंसर रहा होगा बच्चों। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में पंचवर्षीय योजनाओं से। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का हमसे पूछा गया मुख्य उद्देश्य क्या रहा, राइट। अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना से जरूर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आगे भी है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूँ। देखो बच्चों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो ये 1951 से लेकर 56 तक रही थी, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली जो पंचवर्षीय योजना रही थी, तो ये 1956 से 1961 तक थी। थर्ड वाली 61 से 1961 से 66 तक रही थी। अब यहाँ पे 3 पंचवर्षीय योजना हो जाती हैं, उसके बाद में पंचवर्षीय योजना नहीं आती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि 1966 से लेकर 1969 तक यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना चली, उसको कहा जाता है प्लान हॉलीडे। अवकाश योजना। इसमें हमने एक वर्ष का टारगेट रखा था, फिर उस पर कार्य किया। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आ सकता है कि 1966 से 1969 के मध्य जो समय था उसको क्या कहा गया है? अवकाश योजना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। उसके बाद में जो 4th पंचवर्षीय योजना रही, तो 4th पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग था वो 1969 से लेकर 1974 तक रहा बच्चों, ये हम याद रख लेंगे। देन जो 5 है, ये भी मोस्ट है, इसका कार्यकाल जरूर पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो 1974 से 5 ईयर का टारगेट रखा था। 79 में होनी चाहिए थी, लेकिन 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ये पंचवर्षीय योजना ही समाप्त कर दी थी 1 साल पहले ही। तो ये समाप्त हो गई थी 1978। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? ये याद रख लेंगे। कौन सी सरकार थी उस समय? जनता पार्टी सरकार आ गई थी। उसके बाद में सोचिए, अब आता है नंबर 6। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना चली नहीं। 6ठी पंचवर्षीय योजना से पहले क्या हो जाता है? अब यहाँ पर आता है रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट। तो उसको भी मैं क्रॉस चेक करके यहाँ पे समझा रहा हूँ।
तो आप कैसे लिखेंगे, 1978 से लेकर 1980 तक का जो समय है इसका नाम था रोलिंग प्लान। अब ये रोलिंग प्लान क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस ऐसे जान लेना 1978 से लेकर 1980 के समय को रोलिंग प्लान कहते हैं। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया वो समझा देता हूँ मैं यहीं पर ही। देखो, छठी पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग है पहले वो समझाता हूँ, फिर आज जो क्वेश्चन आया था वो समझाता हूँ। छठी पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग रहा वो 1980 से लेकर 1985 रहा। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के समय को क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन आया था, तो उसको कहा गया है रोलिंग प्लान। क्या ये बात समझेंगे आप यहाँ पे, ये है रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप इसको याद रख लेना बच्चों, ठीक। लेकिन हमसे कौन सी पंचवर्षीय योजना पूछी गई, तो हमसे सातवीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई। अब इन पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस किस को प्राथमिकता दी है, पहले मैं यहाँ तक ही समझा देता हूँ। देखो, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो इस पर हमने फोकस रखा था कृषि पर प्लस सिंचाई, ये पहली वाली है, यानी कि जनरली कृषि को प्राथमिकता दी। मुख्य उद्देश्य किसका था, कृषि का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास पे हमने ज़्यादा फोकस किया। थर्ड जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी इसको हमने किया था अर्थव्यवस्था को गतिमान बढ़ाने के लिए, हमने आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे थे, तो हमने इसमें दोनों चीज़ों को शामिल करके, तो एक तरह से जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है तो इसमें एक तरह से ये है कि अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना ये टारगेट था, यानी कि एक तरह से एक तरह का समावेशी विकास हो गया। तो यहाँ पर कृषि प्लस उद्योग समझ लो, उद्योग, और इनसे हमें क्या करना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ये हमारा टारगेट था, ठीक है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना, जब हमारी फोर्थ वाली पंचवर्षीय योजना आई, इसका जो टारगेट रखा गया था तो इसमें भी जनरली ये था कि भाई हमारे देश में क्या हो, स्थिरता के साथ में विकास करें, और दूसरा ये है कि भाई आत्मनिर्भरता की भी स्थिति को प्राप्त किया जा सके। तो जनरली ये था, तो स्थिरता के साथ में विकास करना ये नहीं पूछा जाता है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना रही इसमें हमने कृषि को प्राथमिकता दी, उसके बाद उद्योग, फिर उसके बाद में खाना, मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं। पहले नंबर पे जो प्राथमिकता हमने दी है इस वाले में, तो वो किसको दी थी, पांचवी वाली में कृषि पहले नंबर पे, दूसरे में उद्योग, ऐसे समझ में आ गया यहाँ पे, लाइक दैट, तीसरे में खनन, लाइक दैट, याद रख लेना। और गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करने की बात कही गई थी, और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बात कही गई थी। फिर आई थी हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। अब ये जो पंचवर्षीय योजना सातवीं रही, इसका मूल जो उद्देश्य था तो इसका था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे, तो ये है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना प्लस रोजगारों को बढ़ाना, तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे, तो रोजगार वगैरह बढ़ाने की बात कही गई थी। तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सर इसका पर्पज़ या उद्देश्य क्या था बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया 50 रुपये का जो नोट है वो किस कलर का है बच्चों। तो अगर इसका कलर आपसे पूछा जाए 50 रुपीज़ का, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लोरेसेंट ब्लू। ये इसका राइट आंसर है, फ्लोरेसेंट ब्लू। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 50 रुपये का जो नोट है इसके कलर 50 रुपीज़ का। अगर मैं आपसे डिफरेंट नोट्स की अगर कलर की बात करूं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 500 के कलर बता दीजिए, तो 500 पे है आपका स्टोन ग्रे। कौन सा है, स्टोन ग्रे कलर का होता है। यदि आपको 10 रुपये का नोट पूछ लिया जाए तो इस पर चॉकलेट ब्राउन होता है, चॉकलेट ब्राउन ये कलर है। 20 रुपये पे बच्चों जनरली ग्रीनिश येलो है, ग्रीनिश येलो, ये क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। उसके बाद में 500 बता चुका हूँ, 10 रुपये हो गया। और क्या 100 रुपीज़ क्वेश्चन यदि पूछ लिया आपसे, तो 100 रुपीज़ पे है आपका ब्लू ग्रीन
ब्लू ग्रीन, ये 100 का हो गया। 2000 का और पूछा जा सकता है तो उसका है मैजेंटा, मैजेंटा, बस इतने ही याद रख लेना, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, तो 1920 में परमा बनर्जी, ये इसके राइट आंसर है, परमा बनर्जी, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? दो बिप्लब कुमार देव हैं, क्या नाम है बच्चों उनका? राइट आंसर हो जाएगा बिप्लब कुमार देव। अब आप चेक कर लेना बच्चों आपने क्या आंसर लगाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य, मैं आपको नृत्य पढ़ा चुका हूँ शास्त्रीय नृत्य, तो वो जनरली है कौन सा? कुचिपुड़ी, पूड़ी कच्ची हो या पक्की आने दे, इस तरह से मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बाकी सारे नृत्य मैं आपको समझा ही चुका हूँ। बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? तो देखो बैडमिंटन में 21 अंकों का गेम होता है, 21 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? 21 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अगर इसकी बजाय यदि आपसे पूछ लेता टेबल टेनिस में कितने होते हैं? टेबल टेनिस, तो जो टेबल टेनिस में होते हैं 11 पॉइंट, ठीक, और वॉलीबॉल में होते हैं 25 पॉइंट। वॉलीबॉल में कितने पॉइंट्स होते हैं? 25 पॉइंट्स होते हैं, तो ये याद रख लेना 25 पॉइंट होते हैं, पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की दर्ज की गई है? तो कहाँ की है फिर? केरल की। और यदि क्वेश्चन यह रहा हो कि 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की? केरल की हो गई। और यदि पूछ लेता भाई सबसे कम कहाँ की रही है? तो बिहार की, क्योंकि सबसे कम बिहार की थी, क्योंकि केरल की जो साक्षरता दर रही थी वो लगभग 74.0 रही थी, 04 इतना समथिंग, ये वहाँ कितना परसेंटेज रही है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से में? केंद्र शासित प्रदेश में यदि पूछ ले तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? ये एक बच्चे ने क्वेश्चन बताया, उस पर पहली बात उनको भी खुद डाउट है, ठीक। अब ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है बच्चों, तो अगर ये क्वेश्चन यदि आया हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, इसमें वो जनरली ये पूछ रहे हैं भाई ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में होते हैं, ऐसी क्रिया को हम आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये ठीक जनरली कौन सी रही होगी, तो अब जो क्वेश्चंस अगर उसमें जो भी ऑप्शंस है वो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि H2SO4 EQ प्लस C स्पेस S। अब इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? एक तो हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस SO2 देन वाटर। अगर ये रही होगी तो ये उसका राइट आंसर रहा होगा, बाकी वो देखने भी पता चलेगा, ठीक है बच्चों। अगर आपके ऑप्शन में ये वाली अभिक्रिया थी तो फिर ये उसका राइट आंसर ये है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दिया हूँ कि आपका रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में होते हैं, उसको कहते हैं। देखिए डॉक्टर बालाकृष्ण कर्नाटक संगीतकार हैं जो आपका मैसूर परंपरा से बीड़ा बजाते हैं, ठीक है। ये एक बच्चे ने मुझे बताया था सर ऐसा कोई क्वेश्चन है, उनको नहीं कन्फर्म, उनको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि सर बालकृष्ण से रिलेटेड था, अगर वो पूछ लें तो मैं आपको बता दूँ अगर इनसे रिलेटेड आता है तो ये कर्नाटक के संगीतकार हैं, ठीक है। और यदि यामिनी कृष्ण मूर्ति से रिलेटेड आया है तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की एक नर्तकी है, इन्हें 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण भी दिया था। यानी कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आया है इस तरह का, तो मैंने ये डेटा आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर फर्स्ट वाला है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड अगर ये वाला आया था तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर, तो अभी तो मैंने आपको बताया था 5वीं का जो टाइम ये रखा था तो 1974 से रखा था, 74 से 79 जाना चाहिए था, लेकिन जनता पार्टी सरकार ने पहले समाप्त कर दिया था 78 में, तो ये तो 5वीं हो गई। 6ठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1980 से लेकर 85 तक रही थी। इसके बीच का जो 78 से लेकर जो 80 के बीच का जो टाइमिंग था, इसको क्या नाम दिया था? रोलिंग प्लान नाम दिया था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या रहा होगा? रोलिंग प्लान। क्या रहा होगा उसका राइट आंसर बच्चों? तो उसका राइट आंसर रहा होगा रोलिंग प्लान, ठीक है। वो देखना पड़ेगा बाकी इसमें क्या रहा था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना मैं आपको सारी समझा ही चुका हूँ ऑलरेडी।
अगला क्वेश्चन, खाने की शुरुआत या मुख किस में खुलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर मैं इसको आपको एज ए डायग्रामिक समझाऊं तो सुनो ध्यान से। मान लो बच्चों कि ये कोई व्यक्ति है, इस तरह से बॉडी में उसके ये चीज़ समझो, ये जो हमारा माउथ है इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी या मुख गुहा। खाने की शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये मुख गुहा खुलती किस में है, क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो ये जो आप रोड सा ये जो रास्ता देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारी अब ऑप्शंस क्या क्या दिए गए वो मुझे नहीं पता है। पहली बात तो खाने की शुरुआत या मुख किस में खुलता है ये क्वेश्चन रहा हो, तो मुख गुहा ये जो ओपन होती है यहाँ पे जाके, तो यहाँ से हमारी ओइसोफेगस स्टार्ट हो जाती है, ओइसोफेगस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। अब ये पूरी डक्ट को यदि नाम ऐसा ना आ सकता है तो आहार नाल भी आ सकता है, आहार नाल। और आहार नाल मतलब हमारे माउथ से मुख गुहा से लेकर एनस तक का जो पूरी ये ट्रैक है इसको हम आहार नाल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो माउथ कैविटी है इसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, माउथ कैविटी भी कहते हैं। तो अब ऑप्शंस क्या रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खाने की जो शुरुआत है वो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी मतलब गुहा से होती है। उसके बाद में यहाँ पर हम पेरेनेक्स पाएंगे, ये ओइसोफेगस है, ये आपका स्टमक हो जाएगा। इधर ये आपका पैंक्रियाज, अग्नाशय, ये लीवर, यकृत या जिगर, यहाँ पे पित्ताशय, फिर आगे जाएंगे तो छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और उसके बाद में फिर आपका एनएस वगैरह लाइक दैट इज, ठीक है। चलो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, यदि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, ये मुझे भेजे गए क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये ही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे कि आज की सारी शिफ्टों में। तो मूल अधिकार आपने पढ़े होंगे बच्चों, मूल अधिकार भारत के संविधान में। तो जो मूल अधिकार हैं, पहली बात तो ये भाग नंबर 3 है। कौन सा पार्ट है, भाग नंबर 3। अनुच्छेद कहाँ से हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में उल्लेख है मूल अधिकारों का। हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान में, मूल संविधान उसको कहते हैं वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को पहली बार बनकर तैयार हुआ था, जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये मूल संविधान है। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार। तो 7 मूल अधिकार थे। अगर आपसे पूछा जाए साहब वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में केवल 6 हैं। समझ में आ गई यहाँ पे एक बात तो ये। अब कितने आर्टिकल हैं, 12 से 35 के बीच में है। तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 21, इसमें उल्लेख है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या क्या है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी यानी कि लव मैरिज करने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, निजता प्राइवेसी का अधिकार है, चिकित्सा पाने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 बहुत खास है बच्चों। आगे पूछा गया आपसे क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है, तो मुझे नहीं पता ऑप्शन क्या दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्रिमिनल केस क्या होते हैं। ठीक, ये समझो। देखो बच्चों, केस 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रिमिनल केसेस, एक को हम बोलते हैं सिविल केस। हिंदी में समझो, हिंदी में कहते हैं इनको हम आपराधिक मामले, और इसको बोलते हैं हम सिविल मामले, सिविल मामले, राइट। उर्दू में भी इनके लिए नाम कभी कभी आ जाते हैं। आपराधिक मामलों को बच्चों उर्दू में जो कहा जाता है वो कहा जाता है, इसको हम फौजदारी, क्या कहते हैं, फौजदारी। और इनको कहा जाता है दीवानी मामले, दीवानी मामले। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो आपका सिविल और आपका फौजदारी दोनों में आ जाते हैं। ये भी मुझे नहीं पता, इसी वजह से ऑप्शन क्या रहा होगा। बस मैं ये बता दूं, जितनी भी लड़ाई झगड़े हत्या खून खराबे वाले होंगे वो सब होते हैं फौजदारी मामले। संपत्ति से जुड़े हुए जितने मैटर होते हैं वो सब मामले कैसे होते हैं, दीवानी या सिविल मामले। जैसे मान लो आप किसी के घर पे रेंट पर रहते हो और आपने रेंट नहीं दिया, और
मकान मालिक आप पे जो केस करेगा वो दीवानी मामले में करेगा, सिविल मामले में केस लिखा जाएगा, संपत्ति से जुड़ा हुआ मैटर है, या आपने किसी से पैसे उधार लिए या किसी को पैसे उधार दिए वो पैसे नहीं दे रहा है, ऐसे जो मामले होते हैं। या फिर मान लो जंगल में ज़मीन को लेकर कई बार, हाँ भाई इसने हमारी जो मेड़ है उसको काट के अपना खेत बड़ा कर लिया, हमारा छोटा हो गया, ऐसे जो केसेस होते हैं वो संपत्ति के मामले हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपराधिक मामलों में लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें वो एक ही मामला दोनों नेचर का भी हो सकता है, आपराधिक भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। तो ऑप्शंस क्या रहे थे नहीं मालूम है। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि क्रिमिनल केसेस कौन सा नहीं होगा, जो संपत्ति से जुड़ा हुआ होगा वो क्रिमिनल केसेस नहीं होगा, राइट। सिविल सेवा में शामिल होने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आया है तो, ठीक है बच्चों, तो ये समझ लीजिए। तो सिविल सेवा में अगर भारत की तरफ से पहले व्यक्ति जो हुए गए थे तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर करके ऐसा नाम है। कब की घटना थी ये? सर ये घटना थी 1863 के आसपास की घटना है, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी शादी में ज़रूर आना। तो शादी में ज़रूर आना जो मूवी है तो उसमें आपने देखा राजकुमार राव करके हीरो कर है, तो वो व्यक्ति जो रोल प्ले करता है उसका नाम भी है सत्येंद्र। सत्तू हीरोइन उसके लिए जो वर्डिंग यूज़ करती है, तो वो पहला वो पहला फर्स्ट आपका सिविल सर्विस ही है, उसे याद रख सकते हैं। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन बताया था, सर शिवरात्रि कौन सी हिंदी महीने में आती है? अगर यह क्वेश्चन आया है तो मैं आपको यदि बताऊं, अगर यह क्वेश्चन आया है तब, अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की आपका चतुर्दशी को शिवरात्रि या महाशिवरात्रि उसी को कहा जाता है जनरली। तो कौन से महीने में? तो फागुन के महीने में आती है। तो फागुन के अलावा मैं आपको हिंदी महीने में 12 महीने होते हैं। जैसे पहला जो महीना होता है चैत्र का महीना होता है, कब आता है? ये 22 मार्च को आता है साधारण वर्ष में, और 21 मार्च को आता है लीप वर्ष में। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कातक, पूस, माह, फागुन वगैरह ऐसे करके समझ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। स्किल इंडिया की अध्यक्षता, अगर ये है क्वेश्चंस आया है तो स्किल इंडिया की अध्यक्षता किसने की है? देखो स्किल इंडिया का जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पढ़ा होगा सर, स्किल इंडिया क्या है? ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो मिशन जो मोदी जी ने शुरू किया था 15 जुलाई 2015 में। तो अगर इसका केंद्रीय इसमें क्या है एक्चुअली, क्या इसमें एक मिनिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका एक विभाग है। अगर उस विभाग के अध्यक्ष से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस आया है, तो अगर केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चंस रहा होगा तो श्री धर्मेंद्र प्रधान उसके अध्यक्ष हैं। कौन रहे होंगे? धर्मेंद्र प्रधान ये रहे होंगे। यदि राज्य का रहा हो तो फिर उसके रहे होंगे राजीव चंद्रशेखर करके नाम है उनका, राजीव चंद्रशेखर। अब ये कमेंट करके मुझे बताओ क्या इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस था, वो मुझे नहीं कंफर्म पता चल रहा है। जो जैसे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं वही उसी आधार पे मैं ये करा रहा हूँ बच्चों, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से मतलब ये जो क्वेश्चन है बच्चों थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन बताया जा रहा है। जिस बच्चे ने मुझे भेजा कि सर ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि कृष्ण अय्यर किससे संबंधित हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अब ये नहीं मालूम कि ये क्वेश्चंस आया है, लेकिन बच्चों ने जो भेजा है तो ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा खुद से कोई क्वेश्चन नहीं रिसीव किया गया बच्चों, ये सब उन्हीं, और जिन बच्चों ने भेजे हैं वो बच्चे भी मतलब बहुत ही विश्वास वाले बच्चे हैं, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही हैं जो आज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका संबंध है अनटचेबिलिटी, हिंदी में कहेंगे अस्पर्शयता, स्पर्शयता यानी कि छुआछूत। जनरली अनुच्छेद 17 का संबंध है इससे। कौन कौन से आर्टिकल खास हो सकते हैं मैं ये समझाऊं। एक तो आर्टिकल आप 3 पता होना चाहिए। क्या है आर्टिकल 3 में? भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य का नाम में और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। एक अनुच्छेद आ सकता है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 11। भारत की संसद को अधिकार है कि वह भारत के किसी भी व्यक्ति के नागरिकता से संबंधित कानूनों में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाएगी वो भारत की संसद अनुच्छेद 11 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद जो आपका
नेक्स्ट, ठीक 11 नेक्स्ट समझ लेंगे। आर्टिकल 14, तो अनुच्छेद जो 14 है इसमें दिया गया है कि बच्चों अभिव्यक्ति और आप नेक्स्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति समान है। आर्टिकल 15 में है भेदभाव पर प्रतिबंध, जन्म, लिंग, धर्म, वंश, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाए, अवसर की समानता, 17 आ चुका है। उसके बाद में आर्टिकल 18 भी खास है। 18 में है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी को कोई उपाधि टाइटल नहीं दिया जाए, जैसे हाँ भाई आओ बाबूजी साहब तुम बाबूजी हैं और एक का नाम ले रहे हैं रामपाल आकर बैठो, तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं दी जाएगी। उसके बाद में आर्टिकल आ सकता है आपसे 21 ऑलरेडी आ चुका है, वो बता ही दिया है मैंने आपको। आर्टिकल 23 भी, 23 और 24 दोनों खास हैं। आर्टिकल 23 में है मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं, गुलामी दास प्रथा से रिलेटेड। अनुच्छेद जो आपका 24 है इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कहा गया कि अगर बच्चे की एज 14 वर्ष से कम है तो आप उनसे कोई कार्य नहीं करा सकते, हेवी वर्क वगैरह फैक्ट्री वैक्ट्री में जॉब नहीं करवा सकते। उसके बाद में आर्टिकल 29 में कहा गया अल्पसंख्यक जो परिवार हैं उनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान किए जाएंगे। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक चाहें तो अपने बच्चों के लिए खुद ही संस्थान ओपन कर सकते हैं, ये भी खास है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत बहुत खास है। आर्टिकल 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। आर्टिकल आएगा 44 समान सिविल संहिता, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड वेरी प्रोमिनेंट है। आर्टिकल 48 का के पर्यावरण एवं वन व वन्य जीवों की सुरक्षा 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये कुछ खास आर्टिकल थे, बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि बच्चों क्वेश्चन आया था कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, राइट। एक क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता राज्य का कौन सा रहा होगा, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ज़्यादा वाला केरल, कम वाला बिहार। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन यदि आया हो। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन आया था, तो विनय कुमार सक्सेना है। कौन है बच्चों, विनय कुमार सक्सेना, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। उसके बाद में पूछा है कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, तो अंबुबाची का मेला लगता है बच्चों असम में। ये कहाँ पर लगता है, असम में लगता है। देख रहे हैं कई मेलों से कई क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो ये आर्टिकल भी खास है। इसमें इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। और 2-3 आर्टिकल बताऊं तो अगर आयोग से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल आ सकते हैं तो सुन लो। एक आर्टिकल आ सकता है 280, इसमें है वित्त आयोग, वित्त आयोग। भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 112 में क्या है, ठीक। उसके बाद में आपसे ये आ सकता है कि अनुच्छेद 124 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है इसमें। अनुच्छेद 76 पूछा जा सकता है तो महान्यायवादी। 148 अगर आपसे पूछा जा सकता है तो CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 वो 17-18 पूछी गई थी पहली शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट का पेपर है, एक ही जगह से क्वेश्चन आया और ये किसने जीती है, तमिलनाडु ने। ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो ठीक है, तो ये किसने भी जीती, तमिलनाडु ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, तो बच्चों ये रखा गया है, ये बढ़ा, पहले क्या था, ये 2022 तक रखा गया था, अभी वर्तमान में बढ़ाकर कर दिया इसको 2024 तक। कब तक कर दिया गया, 2024 तक कर दिया गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कैसा क्वेश्चन रहा होगा। और शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत 2015 में हुई थी। पहला टारगेट रखा गया था 31 मार्च 2022 तक, लेकिन फिलहाल इसको क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री इसका समय बढ़ाकर कर दिया 2024 तक, ठीक है। उसके बाद में यदि क्वेश्चन यह आया हो कि भारत की राजभाषा, तो राजभाषा तो हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है,
ठीक, उल्लेख है 343, यहाँ से याद रख लेंगे। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन यह आया हो कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन यदि आया, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये पैट में भी सवाल आया था बच्चों, वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव। जबकि बाकी सब पर किसके नोट किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं बच्चों। धूम मठ कहाँ है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ पर है बच्चों, तो ये मुझे कमेंट करके आप बताइए दार्जिलिंग कहाँ पर है। भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था, यदि यह क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, पहला बजट कब, तो कब की बात करेंगे 7 अप्रैल 1860 में। ये खास है 1860। किसके द्वारा पेश किया गया था, उस व्यक्ति का आपसे नाम पूछा तो जेम्स बिल्सन, और इनको भारतीय बजट का जनक भी मानते हैं। जेम्स बिल्सन, जेम्स बिल्सन, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बिम्स्टेक के बारे में, तो देखो अगर बिम्स्टेक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आया है तो ये समझ लीजिए। अब इसमें बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये बच्चे ने मुझे बताया जो भी बिम्स्टेक से रिलेटेड था। तो बिम्स्टेक से अगर रिलेटेड फुल फॉर्म यदि रही तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, आपका कॉरपोरेशन ये रही होगी। सदस्य देश पूछा होगा इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो इसमें बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और कौन सा, और नेपाल है। ठीक, ये रहा होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, माली गुडी डेज के लेखक कौन हैं। माली गुडी डेज के लेखक, अगर ये पुस्तक आपसे पूछी गई है तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। कौन है बच्चों, आर के नारायण, ये इसके लेखक हैं। सिक्किम से कितने राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम से कितने राज्यों की सीमा लगती है, अगर यह क्वेश्चन आया है तो देखो जो आपने ऐसा देखा होगा जनरली इस तरह से करके सिक्किम है। ठीक, तो किससे सीमा इसकी लगती है आप देखेंगे तो इसकी सीमा इधर तो है बच्चों नेपाल, यहाँ पर है चीन, यहाँ पर है इसके भूटान, ठीक, और यहाँ पर इसकी सीमा किससे लगती है, पश्चिम बंगाल से। ठीक, ये याद रख लेंगे आप। भारत पर्व किस राज्य का त्योहार है, तो भारत पर्व किसका है, तो बच्चों ये झारखंड का है, झारखंड। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, यदि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया है तो व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। ये कहाँ पर है बच्चों, ये ओडिशा में है। ठीक, कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बच्चों ये कहाँ पर है, तो ये है मणिपुर में, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में, वो भी याद रखेंगे आप। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो इसमें वित्तीय आयोग है, वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है बच्चों, ये भी आप याद रख लेंगे। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन, अगर डेट पूछिए कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या प्रावधान हुए थे, तो एक तो यह है कि 7वां जो मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट, संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का जो मूल अधिकार था बच्चों, इसको मूल अधिकारों से हटाकर भाग 12 के, कौन से भाग में, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के काम में इसको शिफ्ट कर दिया था। इसी के तहत अगर यह क्वेश्चन यहाँ से आया है तो ठीक, नहीं मालूम मुझे कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्या रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता, तो बच्चों ये ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा में, ये याद रख लेंगे आप। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, ऑल होप, चलो आई होप सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो गए हैं।